हेलो एवरीवन। सो आज हमारा वीडियो है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप पार्ट फर्स्ट देख के आना, तभी अच्छे से समझ आएगा। सो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था बायमेटलिज्म सिस्टम और गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और उसके बाद हमें आगे के 3 पार्ट पढ़ने थे, इंटरवॉर पीरियड, ब्रिटन वुड सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सो वो तीनों पार्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा आता है इंटरवॉर पीरियड जो कि हमारा 1915 से 1944 तक चला था। ये वो टाइम पीरियड था या फिर ये वो पीरियड था जिसमें कि हमारी वर्ल्ड वॉर हो रही थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो टाइम पीरियड था वो हमारा इंटरवॉर पीरियड था। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो क्यों कोलैप्स किया, उसके बहुत सारे रीज़न हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो वही सारे रीजंस यहाँ पे फॉलो हो रहे थे, तो एक बार थोरली पढ़ लेते हैं। इंटरवॉर पीरियड में क्या हो रहा था यहाँ पर, जब आप खुद सोचो, जब बहुत सारी कंट्रीज़ वॉर कर रही हैं, लड़ रही हैं आपस में, तो उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है फॉर देयर द डिफेंस गुड और फॉर देयर नेसेसरी गुड्स। तो इन नीड को फुलफ़िल करने के लिए हर कंट्री ने क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी करेंसी ज़्यादा छापनी स्टार्ट कर दी। हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड क्या बोलता था कि आपको उतनी ही करेंसी प्रिंट करनी है जितना कि आपके पास गोल्ड रिज़र्व है। लेकिन कंट्रीज़ क्या कर रही थी, वॉर के पीरियड में अपनी नेसेसरी गुड्स और डिफेंस गुड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो अपने गोल्ड रिज़र्व से ज़्यादा अमाउंट की करेंसीज़ को छाप रही थी। तो यहाँ पे एक तो ये रीज़न था जिस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स हुआ था। तो यही चीज़ इस टाइम पीरियड में भी फॉलो हो रही थी। उसके बाद एक रूल यहाँ पे अनफॉलो हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो रही थी यहाँ पे, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्या चाह रही थी, जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो ये चाह रही थी कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिज़र्व बचा रहे, ताकि उनको वॉर के टाइम पे वो काम आए या इन फ्यूचर काम आए। कंट्रीज़ क्या कर रहे थे, कंट्रीज़ ने अपनी जो करेंसी की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था और जो भी करेंसी की वैल्यू है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो गवर्नमेंट ईजिली उसे वो चाहती तो वैल्यू अप कर सकती थी, ओवर वैल्यू चाहती तो ओवर वैल्यू कर सकती थी, चाहती तो अंडर वैल्यू कर सकती थी। तो इस टाइम पे कंट्रीज़ क्या कर रही थी, अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू कर रही थी ताकि उनके इम्पोर्ट्स बढ़ें। अगर करेंसी की वैल्यू कम होगी, अगर करेंसी की वैल्यू कम होगी तो ऑफ कोर्स बाहर की कंट्रीज़ आपकी कंट्री में से चीज़ें परचेज़ करना चाहेंगी, मतलब आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। सॉरी, मैंने पहले इंपोर्ट बोल दिया था, आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अगर आपके एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो आपके पास गोल्ड आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, इसी चीज़ को कंसिडर कर रहे थे कंट्रीज़, और कंट्रीज़ क्या कर रही थी, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने का ट्राई कर रही थी। उन्होंने अपनी करेंसी को बहुत ज़्यादा डीवैल्यू कर दिया था और अपने इंपोर्ट्स को कम कर रही थी। वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड उनके पास रहे। अब आप खुद सोचो कि हर एक कंट्री अगर ये चाह रही है कि उनके पास गोल्ड रहे, गोल्ड रहे, गोल्ड रहे, हर कोई पर्सन गोल्ड को होल्ड करना चाह रहा है, हर कोई कंट्री गोल्ड को होल्ड करना चाह रही है, तो वो सिस्टम कभी भी वर्क नहीं करेगा। इस पीरियड में भी लोगों ने बहुत ट्राई किया कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड जो हमारा क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड था उसे मेंटेन करे, उसे ही रन करे, बट इन रीजंस की वजह से वो रन नहीं हो पाया। और इस टाइम पीरियड में कोई परफेक्ट रूल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे थे। तो ये टाइम पीरियड था हमारे इंटरवॉर पीरियड। मैंने आपको बता दिया कि इस पीरियड में किस किस तरीके से लोग एक्सचेंज कर रहे थे। एक बार पढ़ लेते हैं। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट एज अ कंट्रीज वाइडली यूज्ड पेरिडिटरी डेप्रिसिएशंस ऑफ देयर करेंसी एज मीन्स गेनिंग एडवांटेज इन अ वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, अपनी कंट्री की जो वैल्यू है, करेंसी वैल्यू है, वो बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट कर रहे थे ताकि वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें और जो गोल्ड का रिज़र्व है उसे अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करके रख सकें।
इस टाइम पीरियड में अटेम्प्ट्स किए गए कि हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है उसे हम लोग चलाते रहे और उसी तरीके से एक्सचेंज करते रहे, बट प्रैक्टिकली वो नहीं हो पाया। उसके जो भी मैंने 3 रूल्स आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे, कोई भी फॉलो नहीं हो रहा था। अच्छा, इस पीरियड को अगर आप MCQ लिए प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट वगैरह के लिए, तो इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है कि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कब था। सो जो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन था वो हमारा इंटरवॉर पीरियड में ही था, जिसको कि हम ग्रेट डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, जो कि 1930 से 39 तक चला था। सो आई होप इंटरवॉर पीरियड आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा सबसे मेन टॉपिक आता है ब्रेटन वुड सिस्टम। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का। सो टेक योर टाइम लग जाए, इट्स फाइन, बट हमें फोकस करना है कि हम डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ें, बिकॉज अगर आपको अपना कोई गोल अचीव करना है तो रियली देयर इज़ नो शॉर्टकट कि आप ऊपर से पढ़ के कोई भी अपना, अगर आप UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप उसे क्लियर कर पाओ। सो ऑलवेज बी पेशेंस एंड अच्छे से पढ़ते हैं, डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो ये वीडियो लंबी होगी, बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो हम आ जाते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम पे, जो कि हमारा 1944 से 1973 तक चला था। अच्छा, कहीं पे मैंने स्लैश डाल के 2 लिखा हुआ है, बिकॉज कहीं पे 1972 लिखा होता है, कहीं पे 1973 लिखा होता है, तो आप देख लेना अपने आपका जो भी MCQ आते हैं उनके ऑप्शंस के हिसाब से। सो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ इसके बारे में कि इसको ब्रेटन वुड सिस्टम क्यों बोला जाता है। इसको ब्रेटन वुड सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस टाइम पे ये बना था, ये एक प्लेस थी न्यू हैम्पशायर स्टेट ऑफ USA में एक स्टेट है न्यू हैम्पशायर, उसमें एक जगह है ब्रेटन वुड, वहाँ पे ये मीटिंग हुई थी। दैट्स वाई इसे ब्रेटन वुड सिस्टम बोला जाता है। अच्छी, मीटिंग कब हुई थी? 1944 पे। उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे USA के, उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, एक मीटिंग बुलाई थी। और ये मीटिंग क्यों बुलाई गई थी? ताकि हमारी जो वर्ल्ड वॉर की वजह से जो इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है उसको हम रीबिल्ड कर पाए, उसको जितनी भी, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, सारी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ख़राब तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। दैट्स वाई उनको रीबिल्ड करने के लिए कंट्रीज़ ने सोचा, USA ने सोचा कि कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसा तरीका बनाया जाए जिससे कि हम कंट्रीज़ को, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है या जो डेवलपिंग कंट्री है, या जो भी नुकसान हमें वर्ल्ड वॉर की वजह से हुआ है उसे हम धीरे धीरे कॉप अप कर पाए। सो ये एक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। ब्रेटन वुड क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक प्लेस है न्यू हैम्पशायर USA में जहाँ पे कि ब्रेटन वुड है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसलिए इसका नाम ब्रेटन वुड सिस्टम पड़ा था। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में 44 नेशंस के डेलीगेट्स आए थे, जिसमें से कि इंडिया एक था। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे इंडिया के फर्स्ट RBI के फर्स्ट गवर्नर ने, सर D देशमुख। इन्होंने हमारी इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। हमारी इंडिया भी गई थी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में। सो ऐसी चीज़ें MCQ में ज़रूर आती हैं कि हमारी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि हु रिप्रेजेंट द इंडिया इन अ ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप प्लीज़ इनको थोरली पढ़ लेना। सो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, इस कॉन्फ्रेंस को अगर हम ऑफिशियली बोले तो इसको ऑफिशियली हम यूनाइटेड नेशन एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। इट इज़ नोन एज अ ब्रेटन वुड, जिसको कि हम ब्रेटन वुड भी बोलते हैं। सो ये इसका ऑफिशियल नेम है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड द फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। और ओके, अब इस ब्रेटन वुड के टाइम पे क्या हुआ था, दो चीज़ों का फॉर्म हुई, वर्ल्ड बैंक और IMF। इनको ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF को। आज के टाइम पे वर्ल्ड बैंक और IMF आप बहुत सुनते होंगे। सो ये दोनों इंस्टीट्यूट ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के टाइम पे बने थे। अब पहले देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक क्यों बना था। वर्ल्ड बैंक बना था कि इकोनॉमी में ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, जो भी हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, या जो भी नुकसान हुआ है हमारी कंट्री को, इकोनॉमी को, होल इकोनॉमी को वर्ल्ड वॉर से, सो उनको हेल्प करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक का
निर्माण हुआ था। अब ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे, बट मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। और आईएमएफ क्यों बना था? ये बना था कि जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसमें जो डेफिशिएट आता है उसको बैलेंस रखने के लिए। सो ये दोनों इंस्टीट्यूट का क्रिएशन हुआ ब्रिटन वुड मीटिंग में। और इनको कई बार आता है ये क्वेश्चन दैट द इंस्टीट्यूट विच इज़ नोन एज अ ब्रिटन वुड ट्विंस। तो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक को IBRD भी बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और आईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, इन दोनों को हम आगे किसी डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में 4 मेन चीज़ या 4 एग्रीमेंट आप बोल सकते हो उन पे बात हुई थी। फर्स्ट, आईएमएफ बना, वर्ल्ड बैंक जिसको कि हम IBARD भी बोलते हैं, ठीक है, गैट की फुल फॉर्म होती है जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इस टाइम पे ये नहीं है, आज के टाइम पे ये नहीं है, ये बाद में WTO में कन्वर्ट हो गया था, जो कि आज भी एग्जिट करता है। और हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बना। ये मेन हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था, या फिर ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में हमारे जो मॉनेटरी सिस्टम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, उसको किस तरीके से रिफॉर्म किया गया। ओके, अब ब्रिटन वुड सिस्टम में क्या हुआ हमारे, अगर आपको क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड याद है तो उसमें क्या होता था, जितनी भी करेंसी है उनको पेग्ड कर दिया गया था कुछ फिक्स्ड अमाउंट के साथ, गोल्ड के साथ पेग्ड कर दिया गया था। दैट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 1 ounce ऑफ गोल्ड आर इक्वल टू द 10 रुपीज़, या फिर 1 ounce ऑफ गोल्ड आर इक्वल टू द $1। तो इस तरीके से हर करेंसी को, हर कंट्री की करेंसी को गोल्ड के साथ पैक कर दिया गया था। बट ब्रिटन वुड सिस्टम में क्या हुआ, हम पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ब्रिटन वुड सिस्टम में क्या हुआ, ओनली डॉलर को गोल्ड के साथ पैक किया गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद USA ऐसी कंट्री थी जो कि एक बहुत पावरफुल नेशन बन के उभर के आई। USA के पास पूरी होल वर्ल्ड का 3rd 4th रिजर्व, गोल्ड रिजर्व USA के पास था। तो पहले जैसे वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री हुआ करती थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक पावरफुल कंट्री बनकर उभर के आई। इसलिए उस टाइम पे डिसाइड हुआ कि गोल्ड को US डॉलर के साथ पैक्ड किया जाएगा, और जिस अमाउंट के साथ पैक्ड उसे किया गया वो अमाउंट था पैक्ड एट 1 ounce ऑफ गोल्ड आर इक्वल्स टू द $35। ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारा जो पहला अमाउंट था वो क्या था जिसके साथ हमने गोल्ड को और US डॉलर को पैक्ड किया था। तो वो था $35 आर इक्वल टू द 1 ounce ऑफ गोल्ड। 1 ounce में 28 ग्राम ऑफ गोल्ड होता है, ठीक है। सो अब क्या हुआ, और यहाँ तक समझ आ गया कि गोल्ड को USA के डॉलर के साथ पैक्ड किया गया, और जितनी भी करेंसी थी जैसे ब्रिटिश पाउंड या इंडियन रुपी या फिर जापानीज येन या फिर कोई भी कंट्री की करेंसी को पैक्ड किया गया US डॉलर के साथ। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊँ तो हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता था, हर किसी कंट्री की करेंसी को पैक्ड किया जाता था गोल्ड के साथ, और वो गोल्ड में कन्वर्टेबल होती थी। लेकिन ब्रिटन वुड सिस्टम में क्या हुआ, हर कंट्री को पैक्ड किया गया US डॉलर के साथ एट अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और US डॉलर को पैक्ड किया गया गोल्ड के साथ। यहाँ पे जो हमारी नॉर्मल कंट्रीज़ की करेंसी है वो सिर्फ एक्सचेंज होती थी US डॉलर के साथ, वो गोल्ड के साथ एक्सचेंज नहीं हो सकती थी। और US डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी गोल्ड के साथ थी, इनकी कन्वर्टेबिलिटी गोल्ड के साथ नहीं थी। आई होप यह समझ आ गया होगा। ये चीज़ तभी समझ आएगी जब आप फर्स्ट वीडियो देख कर आओगे। ओके, सो एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं जो मैंने एक्सप्लेन की हैं। सो ब्रिटन वुड सिस्टम वॉज अ डॉलर बेस्ड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड। डॉलर बेस्ड गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड था। यहाँ पे क्या हुआ था, अंडर द ब्रिटन वुड सिस्टम द US डॉलर वॉज पैक्ड टू द गोल्ड। US डॉलर गोल्ड के साथ पैक्ड हुआ था, किस रेट पे, $35 पर ओंस। और जो अदर कंट्री की करेंसी थी वो US डॉलर के साथ पैक्ड हुई थी।
ठीक है। ईच कंट्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट्स एक्सचेंज रेट। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, हर कंट्री, एग्जाम्पल इंडियन रुपी ने, इंडियन वालों ने ये डिसाइड किया, इंडिया की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि उनका 1 रुपी आर इक्वल टू 10, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडिया ने ये डिसाइड किया कि 1 रुपी आर इक्वल्स टू $10। ठीक है, अब ये हो गया क्या, हमने जो पैक्ड किया यूएस डॉलर के साथ, और यूएस डॉलर किस तरीके से पैक्ड है, $35 आर इक्वल टू 1 ऑन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हमने ये अमाउंट फिक्स कर दिया है, 1 रुपी आर इक्वल्स टू $10, हमने ये अमाउंट फिक्स कर दिया है यहाँ पे, तो अगर कंट्री को कोई भी चेंज करना है, गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या होता था, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती थी कि उनकी करेंसी की क्या वैल्यू है गोल्ड के अगेंस्ट, बट इसमें आपने अगर एक बार फिक्स कर दिया तो आप बार बार एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। ये नहीं कि आप 1 साल बाद अपना 1 रुपी आप इक्वल कर दो $1 के। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता था। अगर आपको चेंज करना है, आप थोड़ा बहुत +1 माइनस कर सकते हो इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते थे, और आपको लगभग यही जो वैल्यू है यही मेंटेन करके रखनी होती थी। मतलब गवर्नमेंट को अपनी कंट्री की वैल्यू यही मेंटेन, करेंसी वैल्यू यही मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं कर सकते थे। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये मेंटेन कैसे करते थे, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, यहाँ पे 1 रुपी आर इक्वल्स टू $10 आ रहा है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है दैट 1 रुपी आर इक्वल्स टू $1, अगर एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो कंट्री क्या करती थी, कंट्री की गवर्नमेंट ओपन मार्केट में खुद की ही करेंसी को परचेज कर लेगी। अगर वो खुद की करेंसी को परचेज कर लेगी, गवर्नमेंट ही परचेज कर लेती थी ओपन मार्केट में, मींस इंटरनेशनल मार्केट में खुद की ही करेंसी को, अगर वो करेंसी को परचेज कर लेगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, अगर उसकी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर वैल्यू बढ़ गई है और आपको कम करनी है, ये किस केस में होता था, अगर वैल्यू कम है और आपको बढ़ानी है। अगर आपकी वैल्यू, जैसे इस केस में है, इस केस को डिस्कस कर रही हूँ, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है, तो इस केस में वो गवर्नमेंट क्या करेगी, ओपन मार्केट में या फिर या तो जो उनके पास रिजर्व है करेंसी का, मे बी शायद जो उन्होंने पहले परचेज किया था उन्हें सेल कर देगी, या फिर और करेंसी छाप देगी। तो अगर इनफ्लो बढ़ जाता है, इनफ्लो ऑफ करेंसी, अगर इनफ्लो ऑफ करेंसी बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। अब आपको पता है अगर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है ना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देती है, कुछ भी करे बट उसको अपना यही प्राइस रखना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है +1 +2, अदरवाइज ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं आ सकता। तो यही यहाँ पे ये पॉइंट है, ईच कंट्री वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इट्स एक्सचेंज रेट, हर कंट्री अपना एक्सचेंज रेट मेंटेन करके रखेगी। वो +1% प्लस माइनस हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा करना है तो आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका अलग एक प्रोसीजर है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। अडॉप्ट पर वैल्यू बाय बाइंग और सेलिंग अ फॉरेन रिजर्व एज नेसेसरी, मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमें ज़रूरत है, अगर कंट्री को ज़रूरत है कि वो अपने एक्सचेंज रेट को मेंटेन करके रखेगी इन टर्म ऑफ US डॉलर के साथ, सो वो परचेज करे या सेल करे जिस भी तरीके से ज़रूरत है, जो कि चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ ली है। सो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि ब्रिटन वुड आपको समझ आ गया है। सो नाउ लेट डिस्कस दैट कि हमारा जो ब्रिटन वुड सिस्टम था वो कोलैप्स क्यों कर गया और अभी हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं। सो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, लेट डिस्कस दैट। 1971 में क्या हुआ, जो यूनाइटेड स्टेट है वो सफ़र कर रहा था मैसिव स्टैग्फ्लेशन से। ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। सो यूएस की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी थी, डिफ्लेशन भी थी। इस चीज़ को कॉप अप करने के लिए यूएस ने बहुत सारी करेंसी छापनी शुरू कर दी। एक तो ये रीज़न था करेंसी छापने का, दूसरा ये रीज़न था
ये जो यूएस डॉलर है सिर्फ वो ही कन्वर्टेबल था बाकी सारी करेंसी के साथ, और वो ही कन्वर्टेबल था गोल्ड के साथ। सो जो यूएस डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ गई मार्केट में, सारी जो कंट्री की सारी कंट्रीज जो थी उन्होंने यूएस डॉलर को डिमांड करना स्टार्ट किया। तो यूएस डॉलर ने अपनी जो करेंसी है उसे ज़्यादा छापना स्टार्ट कर दिया और इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ। सो अब जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर लिया तो उसका पहला इफ़ेक्ट ये रहा कि जो यूएस डॉलर, ये जो यूएस की इकनॉमी है वो, जो उनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट में हो गई, बिकॉज वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। सो उनकी इकनॉमी पे इसका बैड इम्पैक्ट पड़ा। दूसरी चीज़ क्या हुई, जो सप्लाई है यूएस डॉलर की वो इकनॉमी में, वर्ल्ड इकनॉमी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और एक टाइम पे बाकी सारी कंट्रीज़ को ये लगने लगा क्या यूएस के पास इतना गोल्ड बचेगा कि वो अब यूएस डॉलर को गोल्ड में कन्वर्टेबल कर भी पाएगा या नहीं, बिकॉज हमारा जो यूएस डॉलर है सिर्फ वो ही कन्वर्टेबल था गोल्ड में। और एक टाइम पे क्या हुआ, बाकी सारी कंट्रीज़ ने यूएस को बोला कि भाई हमें तो गोल्ड चाहिए, बिकॉज उनके पास डॉलर आ गया था, क्योंकि यूएस ने उनसे इंपोर्ट किया था इसलिए उन लोगों के पास डॉलर आ गया था। सो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम आपको डॉलर देते हैं। बाकी सारी कंट्रीज़ ने यूएस की इकोनॉमी को क्या बोला, यूएस की गवर्नमेंट को क्या बोला, हम आपको डॉलर देते हैं, आप हमें गोल्ड ही दो। अब वहाँ पे जो हमारा जो यूएस था वो प्रॉब्लम में आ गया, बिकॉज़ उसके पास इतना रिज़र्व नहीं था गोल्ड का कि वो कन्वर्टेबल कर पाए। वहाँ पे जो यूएस की इकोनॉमी है उस पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन आ गया। सो एक पहला रीज़न ये था इसके कोलैप्स करने का। सो इसके रिस्पॉन्स में जो निक्सन उस टाइम पे वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये बोला कि अब जो डॉलर है वो कन्वर्टेबल नहीं होगा गोल्ड में और किसी भी करेंसी में। इस चीज़ को निक्सन शॉक भी बोलते हैं। ये 1973 में कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि निक्सन शॉक के ऊपर कि भाई उसको क्या नाम दिया था, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। एक बार पढ़ देती हूँ इसको। In response, President Nixon started to deflate the dollar value in a gold, but planned to backfired. It's create a run on a U.S. gold reserve as people redeem their quick devaluing dollar from the gold. In 1973, the Nixon unbooked the value of dollar from the gold altogether. सो यहाँ पे उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो गोल्ड है, जो डॉलर है, वो अब कन्वर्टेबल नहीं होगा गोल्ड में। सो बाय 1973 उसके बाद कंट्रीज़ ने क्या करना स्टार्ट किया, कंट्रीज़ ने इसका एक रूल हमने अभी पढ़ा था कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको फिक्स रखेंगी यूएस डॉलर के साथ, और वो बहुत ज़्यादा अप डाउन नहीं कर सकती। सो वहाँ पे ये रूल भी ख़त्म हो गया। कंट्रीज़ अपने हिसाब से अपनी करेंसी की वैल्यू को अप या डाउन करने लगी, मतलब वो अंडर वैल्यू या अप वैल्यू करने लग गई। सो यहाँ पे यही रीज़न था जिसकी वजह से ये कोलैप्स कर गया। अगर मेन रीज़न आप पूछोगे तो सप्लाई जो थी वो किसकी, यूएस डॉलर की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इकोनॉमी में और वो कन्वर्टेबल नहीं रह रहा था गोल्ड में। सो ये रीज़न था जिस वजह से कोलैप्स कर गया। और इसके बाद हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यूज़ करना स्टार्ट किया। सो नाउ लेट डिस्कस अबाउट द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। सबसे पहले देख लेते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम 1976 में आया था, और इसको ये जमाइका एग्रीमेंट था जिसमें कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आया था। इसमें 3 चीज़ें थी जमाइका एग्रीमेंट में। क्या क्या चीज़ें थी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ें थी कि मार्केट फोर्स ही डिटरमाइन करेंगे कि एक करेंसी की क्या वैल्यू होगी। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई। एक करेंसी की क्या डिमांड है और एक करेंसी की क्या सप्लाई है, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि उस करेंसी की वैल्यू क्या होगी। एग्जाम्पल के लिए आज के टाइम पे हम लोग ईजिली इस चीज़ को देख सकते हैं कि यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो दिन पर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। इंडियन रुपी की इन द टर्म ऑफ यूएस डॉलर ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये क्यों होता है? यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो ज़्यादा है
उसकी सप्लाई की कंपैरेबिलिटी, उसकी जो डिमांड है वो हर कोई कंट्री उसको डिमांड कर रही है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा है इस वजह से। और हमने 12th इको में पढ़ा है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो किसी भी चीज़ की वैल्यू या प्राइस बढ़ जाता है। ऑन अ वाइस वर्सा, अगर किसी की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो ये ही सारी चीज़ें मतलब डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगी कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या होगी। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये क्या हुआ कि हमारा जो ब्रिटन वुड सिस्टम था उसमें क्या था कि गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं कर सकती, एक प्राइस फिक्स्ड कर दिया जाएगा। बट आज के टाइम पे गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है। गवर्नमेंट इंटरवेन कैसे कर सकती है, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट बढ़ाना होता है तो अपनी कंट्री की वैल्यू को डाउन कर देती है। अगर वो अपनी कंट्री की वैल्यू को डाउन कर देगी तो उसकी कंट्री की जो कीमत है एज़ कम्पेयर टू अदर करेंसी कम हो जाएगी। मतलब हमारी कंट्रीज़ में चीज़ें सस्ती मिलेंगी। जब चीज़ें सस्ती मिलेंगी तो बाहर के लोग परचेज़ करना चाहेंगे। इट मीन्स ऑटोमेटिकली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अगर वो इंपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, पहली बात तो कोई कंट्री चाहेगी नहीं कि वो उसके इंपोर्ट बढ़े, बट स्टिल अगर कोई भी कंट्री इंपोर्ट को बढ़ाना चाहती है, मतलब वो ये चाहती है कि हमारे लोग परचेज़ करें, हमारे लोग बाहर की कंट्री से परचेज़ करें, तो वो हमारी करेंसी की वैल्यू को अप कर देगी। जिसकी मतलब वैल्यू को अप कैसे करेगी, ओपन मार्केट में अपनी ही करेंसीज को खरीद लेगी, सप्लाई कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वैल्यू अप हो जाएगी। सो इस तरीके से गवर्नमेंट इंटरवीन करती है आज के टाइम में करेंसी की वैल्यू को अप या डाउन करने के लिए। तीसरा रूल क्या हुआ इस एग्रीमेंट में कि जो गोल्ड था उसे डीमोनेटाइज कर दिया गया। मतलब गोल्ड आर नो लॉन्गर यूज फॉर एनी करेंसी। अब किसी भी तरीके का इंटरनेशनल पेमेंट करने में या किसी भी तरीके की कन्वर्टेबिलिटी किसी भी करेंसी की गोल्ड में नहीं थी। इसका रीज़न क्या था, बिकॉज आज के टाइम में आप नोटिस करते हो कि जो हमारी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी या वर्ल्ड इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी वो ट्रिलियंस में पहुंच गई है या फिर इतने ह्यूज अमाउंट तक पहुंच गई है। इतने ह्यूज अमाउंट का गोल्ड हम लोगों के पास हो ही नहीं सकता। और अगर गोल्ड को यूज़ करते हैं तो उसका रूल क्या बोलता है कि आप उतनी ही करेंसी छाप सकते हो जितना कि आपके पास गोल्ड है। वैसे ये चीज़ आज भी है, बट हमारे पास इतना गोल्ड नहीं है, एक मेटल इतना नहीं है कि हम उसको एज अ पेमेंट यूज़ कर सकें। इसलिए गोल्ड को यहाँ पे पूरी तरीके से डीमोनेटाइज कर दिया गया। हमारा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है वो फिनिश होता है। आई होप मैंने डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझाया। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच।